चेयरमैन के ऊपर बिल्कुल बर्दाश्त है हमारे एमपी राव इंद्रजीत का, और शायद ये सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। 5000 गज एग्रीकल्चर लैंड को एनओसी जारी किया हुआ है, जबकि नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे एनओसी दिया जाए। सीएलयू का इसमें सीएलयू का रोल नहीं है ना, इसमें आपको ये पूरी बात तो मेरी को इसको नहीं पता, तो आपको सचिव साहब या एग्रीकल्चर बिल्डिंग इंस्पेक्टर यही बताएंगे उस बारे में, तो आप नगर पालिका में पता करें। और 2018 में उस एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड के रूप में इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी रजिस्टर है उसके अंदर उसकी एंट्री कर दी। सीएलयू का इसमें सीएलयू का रोल नहीं है ना, इसमें आपको ये नहीं कह सकता मैं, इसको देखना पड़ेगा सही होगा ये क्या वो क्या उठा के। जनवरी 2020 को 24 लाख रुपए जो कि नहीं जमा कराए गए हैं। अगर जो कोई और आदमी होता और इसका एनओसी लेता है, नोड्यूस लेता किसी भी तरह का इतनी जमीन के ऊपर अप्रूव्ड एरिया में, तो 24 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्ज बनते नगर पालिका की तरफ से। सीएम विंडो एक ऐसी विंडो हो गई कि वो बजाय अपराधी को दंड देने के अपराधी को बचाती है। सीएलयू का इसमें सीएलयू का रोल नहीं है ना, इसमें आपको ये पूरी बात तो मेरी को इसको नहीं पता, तो आपको सचिव साहब या एग्रीकल्चर बिल्डिंग इंस्पेक्टर यही बताएंगे उस बारे में, तो आप नगर पालिका में पता करें। 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन आने के बाद 2 दिन के अंदर इसको एनओसी भी जारी कर दिया गया। और जिस बंदे ने, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे पटवारी है, चाहे बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसका सर्वे भी किया। सर्वे के अंदर रिपोर्ट के लिए हम बार बार इनके पास धक्के खा रहे हैं। इन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि इसके ऊपर क्या रिपोर्ट जारी। निवासी हेली मंडी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट, दिनांक 16/6/2021 को मैंने एक आरटीआई पोल्यूशन डिपार्टमेंट में कुछ हेचरी के संबंध में लगाई, जो हेली मंडी नगर पालिका के रेजिडेंशियल एरिया के बीच में चल रही है। वहाँ से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कुछ चौंकाने वाले कागजात वहाँ से मिले। उसमें मिला कि नगर पालिका ने 5000 गज एग्रीकल्चर लैंड को एनओसी जारी किया हुआ है, जबकि नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे एनओसी दिया जाए। सीएलयू होता है जो कि डीसी की पावर होती है, डीसी सीएलयू देता है, नगर पालिका कोई नहीं देती। उसके बाद जब हमने नगर पालिका से पता किया कि आपने जो ये एनओसी दिया है तो इस पे आपने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया होगा, और डेवलपमेंट चार्ज कितना बनता है, तब पता लगा कि डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया गया है। और डेवलपमेंट चार्ज इसलिए नहीं लिया गया कि यह सारा का सारा अनअप्रूव्ड एरिया में आता है। जब अनअप्रूव्ड एरिया में आता है तो किस ढंग से उन्होंने उसका एनओसी कर दिया, ये सवाल कटघरे में खड़ा हो गया। उसके बाद जब हमने उसके पेपर चेक किए, ज़मीन के पेपर चेक किए, तो उसमें पता लगा कि यह ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है। और 2018 में उस एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड के रूप में इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी रजिस्टर है उसके अंदर उसकी एंट्री कर दी। और एंट्री करने के बाद उसको ज़मीन का जो मोड था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, पर जमाबंदी के अंदर आज भी वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड के रूप में खड़ी हुई है। ये किस बंदे की प्रॉपर्टी का मामला है? आप पहले सबसे उसका नाम क्लियर कीजिए। और जब उस जमीन के बारे में पता किया तो ये चेयरमैन के परिवार की जमीन थी। चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन नगर पालिका सुरेश यादव, उनके परिवार की जमीन थी। और इसके लिए पूरी व्यूह रचना 2018 से चली आ रही है, क्योंकि 2018 में कई आदमियों ने इसके विरुद्ध सीएम विंडो लगाई थी। और इसको अप्रूव कराने के चक्कर में कि ये मेरी लीगल हो जाए, जो हेचरी चल रही है ये लीगल हो जाए, उसमें जाकर इन्होंने 2018 के अंदर पहले इसको चढ़ाया असेसमेंट रजिस्टर में। असेसमेंट रजिस्टर के बाद में इस पे एनओसी जारी किया। और एनओसी भी कमाल की बात यह है कि 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन आने के बाद 2 दिन के अंदर इसको एनओसी भी जारी कर दिया गया। और जिस बंदे ने, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे पटवारी है, चाहे बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसका सर्वे भी किया। सर्वे के अंदर रिपोर्ट के लिए हम बार बार इनके पास धक्के खा रहे हैं।
इन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि इसके ऊपर क्या रिपोर्ट जारी की। चेयरमैन के ऊपर बिल्कुल बर्दाश्त है हमारे MP राव इंद्रजीत का, और शायद ये सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। यहाँ के चेयरमैन सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं, और जब इनके ऊपर बर्दाश्त है उनका, तो उसके बाद भी मतलब इन्होंने पूरा का पूरा पद का फायदा उठाया और साथ में कर्मचारियों के साथ षड्यंत्र रचकर पूरी जमीन को जो उसको मोड है वो चेंज कर दिया। और ये गंभीर विषय है, और हो सकता है ऐसे और भी मामले हो। ये एक मामला नज़र में है तो इसकी जांच जरूरी है। CLU कराए, सबसे पहले इस पर डेवलपमेंट चार्ज बनता है नगर पालिका का 24 लाख रुपए, जो कि नहीं जमा कराया गया है। अगर जो कोई और आदमी होता और इसका NOC लेता है, नोड्यूस लेता किसी भी तरह का इतनी जमीन के ऊपर अप्रूव्ड एरिया में, तो 24 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्ज बनते हैं नगर पालिका की तरफ। जैसे 2018 में आपने आरोप लगाया है, 2018 में तो नगर पालिका में चेयरमैन कोई और था, इनकी पत्नी थी। 2018 में इनकी पत्नी थी। 10 साल से पिछले 10 साल से एक ही परिवार चेयरमैन एज ए चेयरपर्सन यहाँ काम कर रहा है, और बिल्कुल MP के नजदीकी। तो इस पूरे विषय के अंदर कहीं ये भी जिक्र था कि गलती से ऐसा हो गया या क्या बात है, वो उसका खुलासा करो। नहीं, ऐसा गलती से नहीं हुआ, बल्कि नगर पालिका की उस पर हंसी आती है कि NOC देने के बाद में 5 दिन बाद संबंधित डिपार्टमेंट को पत्र लिख रहे हैं कि हमने इनके कहने पे, यानी कि चेयरमैन के परिवार के कहने पे इनको NOC जारी कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारी क्या भूमिका है वो बताइए। वो लेटर मैं आपको साथ दे रहा हूँ, इसके अंदर वो लेटर है। ये वो लेटर है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या होगी, वो बताइए। उसके अंदर इसमें वो लेटर लगा हुआ है। ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर पालिका की भूमिका क्या होगी। आप NOC जारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप NOC जारी कर रहे हैं और इस पे क्या कार्य होंगे। संबंधित डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं बताएगा। 2 दिन के अंदर इन्होंने, और इससे पहले 2019 में CM विंडो पे एक एफिडेविट दिया था इन्होंने कि इस हेचरी के अंदर ना तो कोई मुर्गा मुर्गी है और ना भविष्य में इसमें होगा। उसके बाद 2020 के अंदर दोबारा इन्होंने शुरू किया और उसकी परमिशन ली। आपने इसके रिगार्डिंग कोई और कार्रवाई की है? इसके रिगार्डिंग 3 से 4 कंप्लेंट हमारे ग्रुप के मेंबरों की चल रही है CM विंडो पे। पर CM विंडो एक ऐसी विंडो हो गई कि वो बजाय अपराधी को दंड देने के अपराधी को बचाती है। आज तक किसी भी CM विंडो के ऊपर किसी भी अधिकारी को अगर जो दंड मिला है तो आप बता दीजिए। आपने कहाँ कहाँ कंप्लेंट डाली इसकी CM विंडो पे 3 कंप्लेंट थी और तीनों कंप्लेंटों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आपने अभी हाल ही में थाने में भी कोई कंप्लेंट दी है इसके? हाँ, मैंने इसके रिगार्डिंग कल पटौदी थाने के अंदर रिपोर्ट दी है क्रिमिनल केस के अंदर कि भाई ये मिली भगत करके षड्यंत्र रच के साजिशवश ये पूरा का पूरा कार्य किया है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने तो बल्कि हम ये कहा कि आप संबंधित डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट और कीजिए। हमारा काम कंप्लेंट करना था, दस्तावेज उनको देने थे, बाकी काम तो उनका है कि वो किस किस आदमी को इसमें शामिल करते हैं। किस किस के खिलाफ आपने कंप्लेंट दी है? मैंने नगर पालिका सचिव, चेयरमैन सचिव, पटवारी, नगर बिल्डिंग इंस्पेक्टर व अन्य के अंदर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट। आप इसमें नाम बता पाएंगे किस किस के खिलाफ आपने कंप्लेंट? इसमें 3 सेक्रेटरी थे, 3 सचिव थे उस समय तत्कालीन, जिसके अंदर सबसे पहले सुमनलता मैडम, उसके बाद भुक्कल, सुशील भुक्कल और रोहिला, संजय रोहिला। उसके बाद BI एक को मैं जानता हूं, उनका नाम नवल किशोर है। उससे पहले जो पटवारी थे सरजीत, उनके ऊपर पहले भी रिश्वत का एक केस लगा हुआ था। इसके बाद ये नए पटवारी आए इसमें और साथ में चेयरमैन तत्कालीन चेयरमैन दोनों ही आ गए इसमें। प्रधान जी, RTI एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता ने
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया और साथ में हमें दस्तावेज भी दिए उन्होंने, जिसमें उन्होंने शिकायत की है पटौदी थाना में और कहा है कि जी नगर पालिका का सचिव, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, पटवारी, चेयरमैन ने अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी दस्तावेज बनाकर षड्यंत्र के तहत सरकार से धोखाधड़ी की है। और उन्होंने जमीन जो है कुछ जो कि एग्रीकल्चर जमीन थी वो उन्होंने कॉमर्शियल में अपने नाम करवा ली। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? जो आप मुकेश गुप्ता की बता रहे हो, एक नंबर का ब्लैकमेलर आदमी है, लोगों को परेशान करता है। हमारे को नहीं करता, इसका काम ही एली मंडी में परेशान करना है। कभी किसी की आरटीआई लगाता है, कभी किसी की आरटीआई लगाता है। इससे आप एक बात पूछिए, ये जिस मकान में रह रहा है वो ऑथराइज है, उसका इसने टैक्स भर रखा है, उसने नक्शा पास करवा रखा है। सिर्फ लोगों को, ठेकेदारों को जो बेचारे काम करते हैं और भी कोई भी मंडी में सभी लोगों के पास ब्लैकमेलर है ये। दूसरी बात रही हमारी, हम जहाँ पे आप बैठे हैं होम फीड मिल है, हमने बाकायदा इसका नक्शा पास करवा रखा है और हाउस टैक्स मैंने सारे क्लियर कर रखे हैं। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था उससे पहले भी हमने, जो मेरे चाचा के नाम थे, पिताजी के नाम थे, सारे हाउस टैक्स हमने क्लियर करे, जो मेरे नाम ना होते हुए भी। तो सरकार के अनुरूप हम काम करते हैं। और रही मुकेश गुप्ता की, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसकी तो आदत है लोगों को परेशान करना, और हमने सारे टैक्स वगैरह भर रखे हैं। एक उन्होंने जो हमें दस्तावेज दिए हैं उसमें नगर पालिका हेली मंडी ने एनओसी दे दी है आपको 24 जनवरी 2020 को। ये जो दस्तावेज है हमारे पास, इसमें उन्होंने कहा है कि 24 जनवरी 2020 को एनओसी दे दी है। उसके बाद 6 फरवरी 2020 को नगर पालिका रीजनल ऑफिस साउथ हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेटर लिख रहा है कि जी ये जो हमने दी है इस पर हमें मार्गदर्शन करें। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुमति पहले लेनी चाहिए, एनओसी बाद में मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एनओसी पहले दे दी और अनुमति आगे से बाद में ले रहे हैं। एक ये उनका मेन मुद्दा था। ये मेरे को तो इस बारे में तो पता नहीं, वो तो मेरे को नगर पालिका में देखना पड़ेगा। मैंने तो जो भी पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी भी ले रखी है, पोल्यूशन बोर्ड से होम फीड मिल की भी ले रखी है, हैचरी की भी ले रखी है, पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी ले रखी है हमने। तो आप नगर पालिका के चेयरमैन हो, तो ये जो गलती हुई है, नहीं गलती नहीं कह सकता मैं, इसको देखना पड़ेगा सही होगा ये क्या वो क्या उठा के। जनवरी 2020 को उन्होंने आपको एनओसी दे दी है और उसके बाद 6 फरवरी 2020 को जनवरी में एनओसी दे दी और फरवरी में वो पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट से, पोल्यूशन बोर्ड से कि जी ये एनओसी हमने जो दे दी है वो सही है। ये तो मेरे को, मैं नगर पालिका देख के मैं उसके बाद बता पाऊंगा आपको, ऑफिस में देख के क्या है। वैसे जो हमने कर रखे हैं वो सारे रूल से काम कर रखे हैं। तो ये जो आप पे आरोप लगाए गए हैं, ये सब जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, सारे निराधार हैं और जहाँ सरकार का टैक्स बढ़ता है वो टैक्स भरते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो एनओसी हुई है इसमें उन्होंने एक भी रुपए टैक्स नहीं भरा है और अगर इतनी ही जमीन पे नगर पालिका अगर अपना वो लेती तो 24 लाख रुपए का टैक्स भरा जाता। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने आपसे 1 रुपए नहीं लिया नगर पालिका ने एनओसी प्राप्त करने के लिए, जबकि अगर कोई आम आदमी होता और इतनी एकड़ जो जमीन थी जिसमें एनओसी मिली है, अगर कोई आम आदमी होता तो उसको 24 लाख रुपए कम से कम भरने पड़ते, तब जाकर के एनओसी मिलती। नहीं, वो तो एग्रीकल्चर में तो टैक्स नहीं होता, एग्रीकल्चर में तो टैक्स नहीं होता। एग्रीकल्चर जमीन में अगर कॉमर्शियल है, तो जैसे मेरी होम फीड मिल है, इसका कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल पैसा मैंने भर रखा है, नक्शा आप देख सकते हो नगर पालिका में। कॉमर्शियल भी टैक्स होगा, एनो उस पर कॉमर्शियल पे टैक्स होगा, जो एग्रीकल्चर जमीन उस पर टैक्स थोड़ी होगा उस पर। हाँ, लेकिन उनका एक कहना और भी है कि एग्रीकल्चर जमीन को एनओसी देने का नगर पालिका के पास कोई अधिकार ही नहीं है।
ये डीसी देता है, वो भी सीएलयू देता है। नहीं, सीएलयू का इसमें सीएलयू का रोल नहीं है ना, इसमें आपको ये पूरी बात तो मेरी कुछ को नहीं पता, तो आपको सचिव साहब या एग्रीकल्चर बिल्डिंग इंस्पेक्टर यही बताएंगे उस बारे में, तो आप नगर पालिका में पता करना ये बात। वो कह रहे हैं कि जो जमीन है एग्रीकल्चर जमीन उसको नगर पालिका कुछ नहीं कर सकती। नगर पालिका अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर रहता है। जो भी अब अभी भी एग्रीकल्चर जमीन है, उसमें खाली पोल्ट्री फार्म है, एग्रीकल्चर जमीन ही है वो। एग्रीकल्चर पोल्ट्री फार्म एग्रीकल्चर में आते हैं। क्या वो पोल्ट्री फार्म अभी भी चल रहा है? हाँ, पोल्ट्री फार्म है वो, है? पोल्ट्री फार्म है। अब उन्होंने एक हमें और कागज दिया जिसमें पत्र लिख करके दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसके हैचरी फार्म आज के दिन खाली पड़ी है और इसमें कोई मुर्गा मुर्गी नहीं है। अभी से हम कोई भी मुर्गी या मुर्गा नहीं रखेंगे, आगे भी नहीं रखेंगे। ये आपने एक पत्र दे रखा बताया जो है, ये दस्तावेज जो है ये नगर पालिका ने, और जहाँ से उन्होंने आरटीआई ली थी उन्होंने। अभी आप कह रहे हो कि वहाँ पर मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं। नहीं, वो हमारे तो कई फार्म है ना जी, जैसे ये जो आप एसके हैचरी वाले बता रहे हो ना, हाँ। ये तो हमारे घर के पीछे हैं, और अभी हैचरी खाली पड़े हैं, अभी भी खाली हैं। एसके हैचरी के जो आप बता रहे हो खाली के, ये अभी भी घर के पीछे हैं, ये अभी भी खाली हैं। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हो, खाली हैं।